आज हम 12वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 15 का जो आगे का टॉपिक है। उसमें से एक क्वेश्चन जो है मैं पिछले टॉपिक में छोड़ दिया था कि संदेश सिग्नल संप्रेषण का जो ब्लॉक आरेख, ठीक है। संप्रेषण में क्या होता है, किसी भाषण, संगीत अथवा जो भी चित्र है उसको हमें क्या करना है, प्रेषित से अभिग्राही तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम का जरूरत होता है जिसे चैनल कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण में क्या था, प्रेषित के 3-4 भाग थे कि उसमें क्या क्या था, प्रवर्धक था, प्रेषित एंटीना था, मॉडुलक था। अभिग्राही में क्या क्या था, अभिग्राही एंटीना था, प्रवर्धक, वी मॉडुलक, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो इसका जो ब्लॉक आरेख के तौर पे पूछा जाता है, इसका मतलब साथ ही साथ ब्लॉक आरेख भी पूछा जाएगा कि संदेश सिग्नलों के संप्रेषण करने में ब्लॉक आरेख सहित उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो कार्य प्रणाली तो मैंने आपको बता दिया था, केवल हमें इसमें उसका जो है ब्लॉक आरेख समझना है। तो ब्लॉक आरेख में क्या रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास जो कोई भी माइक्रो क्या है, माइक्रो जो तरंगे जो है, या फिर जैसे कि कोई ध्वनि है जो माइक्रोवेव के रूप में है या माइक्रोफोन के रूप में, उसको हमें संप्रेषण करना है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन क्या कर रहे हैं, जैसे मोबाइल से हम बात कर रहे हैं, वो तरंगे जो है माइक्रोफोन में गया, माइक्रोफोन के पश्चात में कहाँ गया, मॉडुलक में, ठीक है। ये हो गया मॉडुलक। मॉडुलक क्या करेगा, उन तरंगों को वाहक तरंगों के साथ बैठा के अध्यारोपित करके उसको आगे बढ़ाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रवर्धन की प्रक्रिया होगा। प्रवर्धक का कार्य क्या है, जो हमारे द्वारा उत्पन्न जो तरंगे, निम्न आवृत्ति के जो माइक्रो तरंगे, उनको प्रवर्धन का कार्य करेगा, क्योंकि उसको लंबी दूरी तक अभिग्राही तक पहुंचाना है। उसके बाद इसके आगे क्या है, इसके बाद जो है प्रेषित एंटीना, ठीक है। प्रेषित एंटीना क्या करेगा, प्रेषित एंटीना जो है उसको नजदीक के जो टावर में क्या करेगा, प्रेषित करेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके पश्चात आगे क्या होगा, उसके बाद अभिग्राही एंटीना क्या करेगा, अभिग्राही एंटीना उसको ग्रहण करेगा, ठीक है। अभिग्राही एंटीना ग्रहण करने के पश्चात कहाँ ले जाएगा, अभिग्राही एंटीना जब उसको ग्रहण करेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, प्रवर्धक में जाएगा, ठीक है। प्रवर्धक, किसके प्रवर्धक में, अभिग्राही के प्रवर्धक में, ठीक है। अभिग्राही के प्रवर्धक क्या करेगा, क्योंकि जो तरंगे हमने प्रेषित किए उनकी आवृत्ति क्या है, बढ़ा के प्रवर्धित किया, लेकिन काफी दूरी तक तय करने के पश्चात उन तरंगों का फिर से आवृत्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर से प्रवर्धन का कार्य होगा। उसके बाद क्या होगा, वी मॉडुलन। वी मॉडुलन में क्या होगा, वी मॉडुलन क्या करेगा, वाहक तरंगों को जो है श्रव्य तरंगों से अलग करेगा। श्रव्य तरंगे अलग होने के पश्चात क्या हो जाएगा, वी मॉडुलन से श्रव्य प्रवर्धक में जाएगा, श्रव्य प्रवर्धक या फिर अभिग्राही के पास जाएगा, है ना। अभिग्राही क्या करेगा उसको, ये हो गया। अभिग्राही के पश्चात कहाँ जाएगा, लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर मतलब कोई भी अभिग्राही उसको ग्रहण कर लेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसकी जो है कार्य प्रणाली। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया है, कहाँ तक का, ये और ये इतना क्या है, प्रेषित वाला हिस्सा कहलाता है, ठीक है। उसके पश्चात ये जो प्रक्रिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये क्या है, अभिग्राही कहलाएगा, ठीक है। ये अभिग्राही का सिस्टम है। चाहेंगे तो आप इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, इसको अगर छोड़ दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस प्रकार से इसका ब्लॉक डायग्राम हमें क्या करना रहेगा, एक बॉक्स के अंतर्गत उन प्रक्रियाओं को कौन कौन से संक्षेप प्रक्रियाओं से होकर गुजर रहा है उसको एक ब्लॉक के माध्यम से बस समझाना है, ठीक है। ये था ब्लॉक आरेख। अब हम बात करते हैं टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध, ठीक है। कहने का मतलब यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी, कहने का मतलब जो टीवी टावर जो है ना, उसकी कितना ऊंचाई रखें कि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी या कितना दूरी तय करेगा। अर्थात अगर हम ऊंचाई को h मान लेते हैं और प्रसारण दूरी को d मानते हैं तो दोनों में हमें संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक भूमि पर या पृथ्वी सतह पर एक क्या स्थित है, टावर स्थित है, ठीक है। ये हो गया टावर। इसको मान लेते हैं बी, एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है। अब चूंकि इसके द्वारा जो प्रेषित किए गए जो सिग्नल होंगे कहाँ तक जाएंगे, इस बिंदु से या फिर बिंदु ए से, किसके टावर के बिंदु ए से जो खींचा गया स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो होगा स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या कहाँ तक की दूरी का प्रसारण करेगा, बिंदु P और बिंदु Q तक के दूरी तक के क्या करेगा, मतलब सिग्नल का प्रसारण करेगा, ठीक है। मान लेते हैं पृथ्वी का केंद्र क्या है, O है, और उसकी त्रिज्या क्या है, R है, ठीक है। इसका केंद्र O। तो यहाँ पे बिंदु P को हम किससे मिलाएंगे,
और बिंदु Q को किससे मिलाएंगे, O से मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा बिंदु P था और ये Q, ठीक है। अब देखिए ये त्रिज्या है तो ये भी पृथ्वी की परिधि, तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या ही होगा, ठीक है। ऐसा समझ में। अब जो है मान लेते हैं कि जो बिंदु B है, पृथ्वी के पृष्ठ से बिंदु B से बिंदु P की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं D है, ठीक है। मतलब D दूरी तक वो क्या करता है, सिग्नलों का प्रसारण करता है। तो ये जो दूरी जो है मान लेते हैं D है, ठीक है। समान दूरी तक प्रसारण करेगा, आया समझ में। तब हमें D और इस H में हमें संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए चित्र से क्या है, चित्र से जो OB, OP और OQ ये कितनी है, R है, पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। ऐसा समझ में। अब देखिए यहाँ पे जो बना हुआ कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तथा यहाँ पे भी बना कोण जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, लंबवत होगा। तो ये हो गया। उसके पश्चात PB और BQ ये क्या है, ये जो है दूरी जो है प्रसारण दूरी है, ठीक है। ये क्या है, प्रसारण दूरी। और AB क्या है, टावर की ऊंचाई, ठीक है। ये क्या है, टावर की ऊंचाई। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा समकोण, ABP, ठीक है। ABP या फिर ABQ को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम एक समकोण त्रिभुज ABP में पाइथा से या फिर पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, शॉर्टकट लिख देता हूँ पाइथा से। तो देखिए यहाँ पे लंब क्या होगा, यहाँ पे जो होगा लंब तो AB होगा, आधार जो होगा PB होगा और कर्ण क्या होगा, AP होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे AP का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BPT का वर्ग, ठीक है, या PB का वर्ग। तो यहाँ से इसका मान कितना होगा, AB का मान कितना है भाई, AB का मान है, टावर की ऊंचाई कितनी है, H है, ये हो जाएगा H का वर्ग, और PB का वर्ग कितना है, D का वर्ग, ठीक है। ये किसके बराबर है, AP के वर्ग के बराबर। इसको हम समीकरण 1 देते हैं। पुनः हम एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज APO में एक बड़ा सा त्रिभुज ले लेते हैं, APO या फिर AQO को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज जो है इसमें क्या होगा, इसमें 90 अंश का कोण कहाँ पर है, यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्ण कौन होगा भाई, ये वाला AO का वर्ग होगा या OA का वर्ग, ठीक है। और लंब क्या होगा, इसमें लंब जो होगा AP का वर्ग और आधार क्या होगा, PO का वर्ग। तो ये हो गया AP का वर्ग प्लस PO का वर्ग। देखिए अब देखिए PO का मान कितना है, R है, और AP का मान अभी जस्ट समीकरण 1 से हम जानते हैं। और OA का मान कितना होगा, OA के बराबर कितना है, देखो OA किससे किससे मिलकर बना हुआ है, O से लेकर A तक की दूरी जो है AB से बना हुआ है प्लस BO से बना हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, OA का मान क्या, AB का मान कितना है, H है, और BO का मान R है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, H प्लस R का वर्ग बराबर में यहाँ पे हो जाएगा H का वर्ग प्लस D का वर्ग प्लस इसके बाद कितना रहेगा, ये हो गया R का वर्ग। समीकरण 1 से बोल देंगे, ठीक है, 1 से समीकरण 1 से किसका मान रखे हैं, AP के वर्ग का मान, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया H का वर्ग प्लस R का वर्ग प्लस 2RH बराबर में कितना है, H का वर्ग प्लस D का वर्ग प्लस R का वर्ग, ठीक है। यहाँ तक की क्लियर है। अब देखिए यहाँ से H का वर्ग H के वर्ग को कैंसिल कर देगा, R का वर्ग जो है R के वर्ग को कैंसिल कर देगा, ठीक है। बचा क्या, 2RH बचे, और इधर कितना बचा है, D का वर्ग, ठीक है। या फिर D बराबर में क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2RH। यही क्या होगा, प्रसारण दूरी और टीवी टावर की ऊंचाई में संबंध है, ठीक है। देखो ये D और H में संबंध। देखिए अब यहाँ पे क्या है, R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, वो तो नहीं आता, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 64,000 किलोमीटर। तो D को हम कैसे लिख सकते हैं, D समानुपाती है H के वर्गमूल के बराबर, अर्थात H का मान बढ़ने पे किसका मान बढ़ेगा, D का मान बढ़ेगा, ठीक है। और D और H में कैसा, D जो है H के
टीवी टावर की ऊंचाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है ना। तो h का मान बढ़ाने से क्या होगा, ये दूरी जो भी क्या होगा बढ़ते जाएगा। आया समझ में। तो ये है टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध। ठीक है, अब आगे देखते हैं संचार उपग्रह। अगला टॉपिक है हमारा संचार उपग्रह। ठीक है, प्रश्न एक पूछा जाएगा कि संचार उपग्रह क्या है, इसके प्रकारों को समझेंगे ऐसे करके। तो क्या है, कृत्रिम उपग्रह से हम क्या करते हैं, किसी जो संदेश सिग्नल को हम प्रेषित से अभिग्राही तक संचार करने की जो प्रक्रिया है उसको हम उपग्रह संचार कहते हैं, तथा जिस उपग्रह से इस प्रक्रिया को संचालित किया जाता है वो क्या कहलाता है, संचार उपग्रह सैटेलाइट कहलाता है। सैटेलाइट के बारे में तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो जो संचार उपग्रह में होता क्या है, जो भी सिग्नल, भाषण, चित्र या फिर जो भी डाटा होगा हमारे, जो भी मतलब कार्य प्रणाली होगा, आंकड़ा होगा, उसको हम क्या करते हैं, प्रेषित्र के माध्यम से, प्रेषित एंटीना से प्रेषित्र हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सैटेलाइट जो होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो जो उसको रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है और उसके पश्चात वो परावर्तित करके किसी अभिग्राही एंटीना तक के पहुंचाता है, उसको फैला के अभिग्राही एंटीना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिसीव करता है। उसके पश्चात क्या होता है, वो जो होगा जो सूचना प्राप्त करता था, जो आवश्यक व्यक्ति है, वहां तक उस सिग्नल को पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें माध्यम का कार्य कौन करता है, सैटेलाइट करता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि एक हमारा सैटेलाइट है, इस प्रकार से ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक एंटीना ये है, ठीक, और एक एंटीना इधर हो गया, ये हमारा क्या है, प्रेषित एंटीना है। ठीक है, प्रेषित एंटीना, और ये होगा अभिग्राही एंटीना, अभिग्राही एंटीना। ठीक है, तो ये जो प्रेषित एंटीना जब सिग्नल को प्रेषित करता है तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले सैटेलाइट उपग्रह के पास जाएगा, उसको परावर्तित करके कहाँ भेज देगा, अभिग्राही एंटीना के पश्चात। उसके बाद अभिग्राही एंटीना जो है आवश्यक उपयोगकर्ता के अनुसार जो है पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रक्रिया क्या है, तो इसको हम बोलते हैं संचार उपग्रह। ठीक है, अब इसमें जो है संचार उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो सक्रिय और एक दूसरा निष्क्रिय। ठीक है, पहला जो होता है निष्क्रिय और दूसरा होता है सक्रिय उपग्रह। ठीक है, एक सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय उपग्रह का कार्य क्या है, वो निष्क्रिय कहने का मतलब ये है कि जो प्रेषित के द्वारा जो भी सिग्नल जो है वो छोड़ते हैं या फिर कृत्रिम उपग्रह के पास, उपग्रह संचार के पास पहुंचाते, तो वो उस उपग्रह का, निष्क्रिय उपग्रह का कार्य क्या है, वो जो प्रेषित सिग्नल जो है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, उनको बिना किसी आवर्धन या प्रवर्धन के, बिना किसी परिवर्तन के सीधा परावर्तित करके कहाँ पहुंचा देता है, अभिग्राही एंटीना के पास पहुंचा देता है। ठीक है, ये जो है निष्क्रिय उपग्रह कहलाते हैं। सक्रिय उपग्रह का कार्य क्या है, प्रेषित से जो प्राप्त सिग्नल को प्रवर्धित करके, जो उपग्रह जो है सक्रिय उपग्रह है, वो उसको प्रवर्धित करके अभिग्राही तक, भूकेंद्रीय जो अभिग्राही एंटीना होते हैं उनके ओर फैला देता है। मतलब ऐसे नहीं केवल एक ही टावर में, उसके एरिया में बहुत सारे जो टावर है वहां तक वो फैलाएगा। जो सक्रिय उपग्रह जो होते हैं उनमें खुद का जो है पावर सप्लाई होता है, उनमें प्रेषित, अभिग्राही एवं अन्य मॉडेम भी उपस्थित होते हैं, ताकि वो जो प्राप्त सिग्नल अगर वो कम आवृत्ति का है तो उसकी आवृत्ति को बढ़ा के प्रवर्धन करके जो है वो अभिग्राही एंटीना तक पहुंचा देता है, ताकि जो उपयोगकर्ता उसका जो है सुचारू रूप से प्रयोग कर सके। ठीक है, ये है भू-स्थायी उपग्रह या फिर तुल्यकारी उपग्रह, ये भी उपग्रह ही है। ठीक है, तो इस टाइप के तुल्यकारी या भू-स्थायी उपग्रह, इसका कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत भूमध्यरेखीय जो अक्ष है या फिर तल है उस पे क्या करता है, वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करता है, तथा उसका जो परिभ्रमण काल जो होता है 24 घंटा होता है, इसलिए इसे भू-स्थायी उपग्रह कहते हैं। ठीक है, भू-स्थायी उपग्रह का कार्य क्या है, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है, ठीक है, उसके जो है ये जो है घूर्णन अक्ष के लंबवत जो भूमध्यरेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, जो भूमध्यरेखीय तल है उसमें वो गति करता है, तो इसको हम बोलते हैं भू-स्थायी उपग्रह कहते हैं। ठीक है, भू-स्थायी उपग्रह या फिर
कहने का मतलब ये है क्योंकि वो जो है भूमि से देखने पे या फिर पृथ्वी सतह से देखने पे क्या करता है, स्थायी दिखाई देता है, क्योंकि भाई उसका जो परिभ्रमण काल जो होता है वो कितना है, 24 घंटे है। इसलिए ऐसा लगता है कि मतलब पृथ्वी जिस गति से वो मतलब रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, उसी गति से वो भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो स्थिर है ना, जबकि वो गति करते रहता है। ठीक है, भूस्थायी उपग्रह जो है पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। ठीक है, और ये भूस्थायी उपग्रह का जो है दूरसंचार की प्रणाली में बहुत ज्यादा उपयोग है, क्योंकि ये जो भूस्थायी उपग्रह जो पृथ्वी का जो है पूरे भूभाग का क्या है अच्छे से उसका चित्र ले लेता है या फिर उसका लोकेशन की जानकारी रखते हैं, मतलब पूर्ण रूप से वो जो है भूस्थायी उपग्रह उसको कवर कर लेते हैं पृथ्वी को। ठीक है, लेकिन केवल एक अकेला जो भूस्थायी उपग्रह या तुल्यकारी उपग्रह जो है पूरे पृथ्वी को कवर नहीं करता, उसके लिए कम से कम 3 उपग्रह की आवश्यकता होता है, जो 120 के एंगल पे क्या रहते हैं, एक दूसरे से दूरी पे रहते हैं, ताकि पूरे पृथ्वी को वो कवर कर सके और विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा सके। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या है, ये इस संचार में पृथ्वी के बड़े भूभाग को सिग्नल को क्या कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं, जटिल से जटिल जगह में भी, जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में या फिर एकदम गहराई वाले इलाकों में भी ये प्रसारण कर सकते हैं। ठीक है, ग्रहण किए गए सिग्नलों की जो गुणवत्ता काफी अच्छी होती है और अन्य संचार प्रणाली की तुलना में थोड़ा सा क्या है मतलब इफेक्टिव है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कुछ समस्याएं भी है, जैसे कि अगर ये खराब हो जाता है तो उसको मेंटेनेंस करना मुश्किल है, क्योंकि भूस्थायी उपग्रह उस कक्षक में जाना पड़ता है, जबकि उस कक्षक में जाने के लिए काफी खर्च आता है, क्योंकि उस कक्षक में उपग्रह को पहुंचाने के लिए, वहां पे मेंटेनेंस का कार्य करने के लिए जो है जाना क्या है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को पार करते हुए हमें मतलब जो है रॉकेट का जो नोदा सिद्धांत का प्रयोग करते हुए वहां पे जाना पड़ता है, इसलिए जो है थोड़ा सा महंगा भी है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मॉड्यूलन। ठीक है, मॉड्यूलन के बारे में आप सभी पढ़े हो। मॉड्यूलन में क्या होता है, जब जो हमें निम्न आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं वो प्रेषित्र के द्वारा कहाँ पहुंचाया जाता है, प्रेषित्र के द्वारा जो है अभिग्राही तक पहुंचाने के लिए एक मॉडेम की जरूरत होता है, या मॉडेम में क्या होता है, जो प्रेषित्र के द्वारा प्राप्त निम्न आवृत्ति तरंगों को वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करके अभिग्राही तक पहुंचाने का कार्य क्या है, मॉड्यूलन का कार्य रहता है। ठीक है, तो मॉड्यूलन 2 प्रकार के होते हैं, एक आयाम मॉड्यूलन होता है और दूसरा जो है आवृत्ति मॉड्यूलन। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलन जो है 2 प्रकार के हैं, एक है आयाम मॉड्यूलन और दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलन। ठीक है, इनके 2 प्रकार। तो आयाम मॉड्यूलन क्या है, आयाम मॉड्यूलन वह मॉड्यूलन है जिसमें जो वाहक तरंगों की जो आयाम जो होते हैं मॉड्यूलन सिग्नल के जो है ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होते हैं, तथा जो है मॉड्यूलिंग सिग्नल की जो कला और आवृत्ति जो है वाहक तरंगों की कला और आवृत्ति के तुल्य होता है, वो क्या होता है, आयाम मॉड्यूलन। आयाम मॉड्यूलन का फॉर्मूला है AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलन करके इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी में एक प्रश्न ये रहता है आयाम मॉड्यूलन क्या है, और आयाम मॉड्यूलन की जो मॉड्यूलक गुणांक या फिर मॉड्यूलन गहराई करके एक प्रश्न पूछा जाएगा, मॉड्यूलक गुणांक या फिर मॉड्यूलक गहराई। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब मॉड्यूलक आयाम के अंतर्गत ही ये आयाम मॉड्यूलन के अंतर्गत ही रहता है। तो जो मॉड्यूलन गुणांक या फिर मॉड्यूलन की गहराई का मतलब तरंगों के जो आयाम जो होंगे अपने प्रारंभिक आयाम से अधिकतम परिवर्तन। ठीक है, और वाहक तरंगों की जो प्रारंभिक आयाम के अनुपात को हम मॉड्यूलक गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलक गुणांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते, इसका क्या है, वाहक तरंगों में जो प्रारंभिक आयाम से अधिकतम परिवर्तन और वाहक आयाम का जो है या फिर वाहक तरंगों के आयाम के जो प्रारंभिक मान है। ठीक है, वाहक तरंग का प्रारंभिक मान जो है का प्रारंभिक आयाम का अनुपात क्या कहलाता है, मॉड्यूलक गुणांक कहलाता है, या फिर मॉड्यूलन की गहराई किसके लिए, आयाम मॉड्यूलन के लिए। ठीक है, या फिर जो वाहक तरंगों का जो प्रारंभिक आयाम से अधिकतम परिवर्तन को जो है मॉड्यूलस सिग्नल का आयाम भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड्यूलक सिग्नल का आयाम बटे क्या हो जाएगा, वाहक तरंग का
प्रारंभिक आयाम। ठीक है, ये हो गया। तो इसको अगर प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखना चाहेंगे, आयाम मॉडुलस का जो गुणांक होगा म्यू बराबर क्या होगा, am अपॉन में ac। ac क्या है, वाहक तरंगों का जो प्रारंभिक आयाम है, जबकि am क्या है, वाहक तरंगों के जो आयाम, जो मॉडुलस सिग्नल का आयाम। ठीक है, आया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं आवृत्ति मॉडुलन में। आवृत्ति मॉडुलन क्या है, आवृत्ति मॉडुलन वह मॉडुलन है जिसमें वाहक तरंगों की जो आवृत्ति जो होगा मॉडुलस सिग्नल की आवृत्ति में परिवर्तन के अनुसार, जो ताक्षणिक मान में परिवर्तन के अनुसार होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से परिभाषित कर लेते हैं। आवृत्ति मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन की एक बार परिभाषा और कैसे होगा। आवृत्ति मॉडुलन वह मॉडुलन है जिसमें वाहक तरंगों की आवृत्ति जो होगा मॉडुलिक सिग्नल के ताक्षणिक मान में परिवर्तन के अनुसार होता है। मॉडुलिक सिग्नलों का जो कला और आयाम जो होगा वाहक तरंगों के कला और आयाम के तुल्य होता है, उसको हम बोलते हैं आवृत्ति मॉडुलन। आवृत्ति मॉडुलन को हम प्रदर्शित करते हैं FM, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। ठीक है, इसके लिए अगर मॉडुलक गुणांक या फिर मॉडुलक गहराई की अगर बात किया जाएगा, मॉडुलक गहराई या फिर गुणांक, तो इसका जो फार्मूला क्या होता है, जो आवृत्ति सिग्नल में अधिकतम विचलन और मॉडुलस सिग्नल की आवृत्ति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलक गहराई कहते हैं। ठीक है, तो अधिकतम आवृत्ति विचलन, तो ये हो जाएगा मॉडुलक गहराई का फार्मूला क्या होगा, अधिकतम आवृत्ति विचलन बटे मॉडुलस सिग्नल की आवृत्ति क्या होगा, मॉडुलक गुणांक। किसके लिए मॉडुलक गुणांक होगा, ये आवृत्ति मॉडुलन के लिए। ठीक है, या फिर आवृत्ति मॉडुलेशन के लिए। तो इसकी फॉर्मूला अगर प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखना चाहेंगे तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू बराबर हम लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं डेल एम मैक्सिमम अधिकतम विचलन बटे में क्या हो जाएगा, न्यू एम आवृत्ति मॉडुलेशन। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं वी मॉडुलन या फिर संसूचक को मैंने बता दिया था। इसके आगे कुछ और टॉपिक है, जैसे कि इंटरनेट। इंटरनेट को आप पढ़ सकते हो, उसको बुक से ही पढ़ लेना। मोबाइल, टेलीफोन, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक है जीपीएस, ठीक है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, इसको पढ़ लेना। कुछ कुछ छोटे क्वेश्चन है जो आप खुद से पढ़िएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा फिजिक्स कंप्लीट। अब जो है रिवीजन के लिए मैं आपको क्वेश्चन भेजते जाऊंगा, उसका आपको आंसर देना है। ठीक है।